नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के बारे में। इसके पूरे 100 साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या ये चीज संभव है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई संगठन इतने बड़े स्तर पे कार्य करे? इसके कानूनी दाव पेच क्या है और साथ ही साथ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा की गई थी। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके 100 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी शाखाओं के बारे में बात करें तो 80,000 से ज्यादा सक्रिय शाखाएं देखने को मिलती हैं। इसके सदस्य की बात करें तो उसमें करोड़ों स्वयं सेवक देखने को मिलता है। ठीक, और हम बात करें कि इसमें अभी दिक्कत, जो अभी विवाद का मुद्दा है वो क्या है कि इसका कोई केंद्रीय सोसाइटी या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सदस्यता फॉर्म नहीं होता है, साथ में सदस्यता शुल्क या आईडी कार्ड भी नहीं चाहिए होता है। यही यहाँ पे विवाद का मुद्दा है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये चीज हो सकती है कि भारत में हर संगठन का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो? तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें कि कोई संगठन अगर रजिस्टर्ड होना चाहता है तो उसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट और कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, जिसके बाद उसे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर कोई संगठन चाहे कि वो रजिस्टर्ड ना हो तो ये भी संभव है। क्यों? क्योंकि हमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नागरिकों का समूह बनाने का भी अधिकार दिया गया है। इस वजह से हम देख रहे हैं, इसी संवैधानिक प्रावधान की वजह से आरएसएस अभी तक रजिस्टर्ड हमें नहीं देखने को मिलता। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई भी संगठन रजिस्टर्ड होता है तो उसको क्या क्या कानूनी क्षमताएं मिलती हैं, क्या क्या उसको पॉजिटिव चीजें मिलती है। तो चलिए देखते हैं। कानूनी पहचान इन्हें मिलती है। अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसकी स्पष्ट कानूनी पहचान होती है, अनरजिस्टर्ड में सीमित होती है। संपत्ति खरीदने की बात होती है तो ये संगठन के नाम पे खरीदी जाती है, और यहाँ पे सीधे संगठन के नाम पे खरीदना संभव नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। बैंक अकाउंट की बात हो तो ये बहुत इजीली होता है यहाँ पे, और यहाँ पे व्यक्तिगत ट्रस्ट के माध्यम से लेन देन किया जाता है। विवाद में जवाबदेही की बात करें तो संगठन जिम्मेदार होता है, और इसमें स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये व्यक्तियों पर निर्भर है, ये व्यक्तियों का समूह के रूप में हम इसे देख रहे हैं। बात करें सरकारी रिपोर्टिंग की तो अनिवार्य ऑडिट और रिपोर्ट देनी पड़ती है, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो यही विवाद का मेन मुद्दा भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो संघ के हेड है मोहन भागवत, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि ये कोई संस्था नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है। वो उनका कहना है जिस तरीके से हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है उसी तरीके से हमारी संस्था भी रजिस्टर्ड नहीं है, और ये एक सामाजिक आंदोलन, भागीदारी, विकेंद्रीकरण और जो स्वतंत्र शाखाएं हैं उनका एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आरएसएस अभी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। ये उनकी सर्वाइवल रणनीति का एक अंग बोल सकते हैं। देखें, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर पहला प्रतिबंध देखने को मिला। 1975 में जब आपातकाल लगाया गया उसके दौरान भी संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया। तीसरा, 1992 में बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस किया गया था उसके बाद भी संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनकी सर्वाइवल रणनीति क्या है? उनकी रणनीति यह है कि अगर एक संगठन होगा तो उसको इंस्टेंट प्रतिबंधित किया जा सकता है अगर वो शाखाओं के दबाव के समय, जो उनकी सहायक शाखाएं होती हैं, उसके जरिए संघ को बचाना इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम बात करें तो जो आरएसएस हमें मूल संगठन के रूप में देखने को मिलता है वो अनरजिस्टर्ड है और एक वैचारिक केंद्र, जैसे मोहन भागवत ने बोला कि एक सामाजिक आंदोलन है, उसके रूप में देखने को मिलता है। लेकिन इसकी जो सहयोगी संगठन है, जैसे कि संस्कार भारती, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच, ये प्रॉपर रजिस्टर्ड है। ये सभी रजिस्टर्ड है, इनको एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है और साथ में ये टैक्स भी भरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके कि आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, तो जितनी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे अगर इनकी जो सहयोगी संगठन के जरिए होते हैं तो वो रजिस्टर्ड है, और साथ ही साथ में वो एनुअल रिपोर्ट्स भी देते हैं, उनकी ऑडिटिंग भी होती है और उन्हें टैक्स भी भरना पड़ता है। अब हम बात करें
कि कानूनी मोहर के बारे में, इस बारे में जब ये मुद्दा हम देखते हैं कि पटना हाईकोर्ट में गया 1994 में, तो पटना हाई देखिए क्या हुआ था 1970s में, जो मुंबई के बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो इनके यहाँ चंदा होता है जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं, इस पे टैक्स लगाने के बारे में बात की। तब ये मुद्दा हमें हाईकोर्ट जाता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पे अदालत ने माना कि आरएसएस कायदे से एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब व्यक्तियों का समूह है, जिस वजह से इसको टैक्स में छूट दी जाती है और इसे टैक्स से पूरी तरीके से इसकी छूट रहेगी। तो कानूनी नजरिए से भी देखें तो ये एक वैध चीज है, ठीक है, क्योंकि ये हमें संवैधानिक मान्यता भी इस तरीके से दी गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास ये देखने को मिलता है कि इनका लिखित संविधान है, आरएसएस का एक लिखित संविधान देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर कोई संस्था है, व्यक्तियों का समूह है, तो उसका संविधान नहीं होगा, उनकी वो व्यक्तियों की सोच पर निर्भर हो सामाजिक आंदोलन का। लेकिन अगर किसी का लिखित संविधान है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसी वजह से यहाँ पर हमें मुद्दा देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें कि इसके कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या निकला। तो आरएसएस ये कोई गैर कानूनी कृत्य नहीं है कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के भी व्यक्तियों के समूह के रूप में भी कार्य करना भारतीय कानून की तरफ पूरी तरीके से वैध माना जाता है। दूसरी बात, ये एक अवैध ढांचा 100 साल से ये काम कर रहा है, तो इसके लिए इतने प्रतिबंधों और दबाव को बचने के लिए ये उनकी सर्वाइवल रणनीति का हिस्से के रूप में देख सकते हैं। साथ में जो उसके ढाल के रूप में जो इनके सहयोगी संगठन है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है और साथ में उनके एनुअल रिपोर्ट्स, टैक्स आदि सभी तरीके से दिए जाते हैं। तो हमने क्या बताया कि मुद्दा क्या है, उसके बाद कानूनी प्रावधान क्या है, अगर कोई रजिस्टर्ड होता है तो उसके क्या क्या, उसको क्या क्या पॉजिटिव चीजें मिलती हैं और जो नहीं हो तो उनको क्या क्या निगेटिव उनके साथ रहता है। तो ये सारा टॉपिक हमने समाप्त किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।